तो इस वीडियो में हम अपनी सजेस्टेड प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स की कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। तो मतलब चैप्टर 2 का 9 क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज़ टू बी जनरेटेड बाय इंस्टॉलिंग अ हाइड्रोलिक टर्बाइन जनरेटर एट अ साइट। किसी साइट पे हमने जो है हाइड्रोलिक पावर जनरेटर इंस्टॉल किया है एट अ साइट 120 मीटर बिलो the free surface of a large water reservoir that can supply water at a rate of 1500 kg per second। मतलब ये क्या है, मास फ्लो रेट है कि कितने मास फ्लो कर रहा है पर सेकंड में। स्टेडीली डिटरमाइन द पावर जनरेशन पोटेंशियल। तो हम थोड़ा सा पिक्चर से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक पावर जनरेटर लगा हुआ है जो कि इसको फ्लो करा रहा है वाटर को, और फिर ये आगे जा रहा है जो भी है वाटर। और ये किस हाइट पे, सरफेस से 120 मीटर की ये वाटर है फिल पूरा। हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ई मैक, और ऊपर ये डॉट आ जाता है, ये हमें मालूम करना है। और हमें क्या गिवन दिया हुआ, हाइट की हुई है और मास फ्लो रेट कि कितना मास पर सेकंड में फ्लो कर रहा है। तो कितना था, 1500 kg पर सेकंड। तो हमें गिवन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखें हमें पता है कि डेल ई मैक बराबर होता है प्रेशर अपॉन रॉ वेलोसिटीज़ का स्क्वायर अपॉन 2 और जी एच पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अच्छा ना, इसके अंदर जो है पार्टिकल की वजह से एनर्जी हम लेंगे, और ना ही इसमें वेलोसिटी है कोई। देखिए ना ही तो वाटर मूव कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वाटर मूव करता हुआ आ रहा था किसी हाइट से, तो उसके अंदर वेलोसिटीज भी थी और हाइट भी थी। अब इसके अंदर ये वाटर मूव नहीं कर रहा है, बस जो है डाउन जा रहा है। इसकी हाइट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर है, वो जो है कन्वर्ट होगी हमारे पास पावर में। तो ये भी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ जी एच बचेगा। तो ग्रेविटी हमें पता है 9.8 है, और एच हमें गिवन दे दिया 120, 9.81 और 120। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1176.84 जूल। मतलब इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास, आपको पता है ये स्मॉल लेटर से क्वांटिटी लिखते हैं, वो पर यूनिट मास होती है। फिर उसके बाद हमें पता है कि हम ये जो हमसे मालूम करने का बोला है पोटेंशियल एनर्जी पावर, जो पावर जनरेशन मालूम करने के लिए, वो हमें पता है कि मास फ्लो रेट इनटू एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होता है। मास फ्लो रेट हमें गिवन दे दिया है जो कि 1500 था, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास एनर्जी आ गई। तो सिंपली ये क्वेश्चन इस तरीके से डन हो गया। तो 1.76 एक्सपोनेंट 6 और वॉट और मेगा वॉट हो जाएगा। अगर मैं एक्सपोनेंट 6 रिमूव कर दूंगा तो ये मेगा वॉट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर हो गया इसका, कि ये इसकी वजह से जो हमने लगाया है हाइड्रोलिक टरबाइन, हमारे पास एनर्जी इससे जनरेट होगी, जो पावर होगी वो होगी 1.76 मेगावाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं कि एट अ सर्टेन लोकेशन विंड इज ब्लोइंग स्टेडीली एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लें कि मीटर पर सेकेंड से जो है ना विंड चल रही है, तो वेलोसिटी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर इसमें रहेगा। डिटरमाइन द मैकेनिकल एनर्जी अच्छा हमें मैकेनिकल एनर्जी बोल दिया ऑफ एयर पर यूनिट मास, मतलब स्मॉल ई का बोल दिया। फिर क्या बोला है कि द पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ अ विंड टर्बाइन विद 60 मीटर डायमीटर ब्लेड्स। अच्छा जो ब्लेड्स हैं जिसको वो एयर जो है उसको रोटेट करवा दिए, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जनरेट होगी। तो वो जो मीटर ब्लेड्स हैं उसका डायमीटर, जाहिर सी बात है ब्लेड्स जब घूमेंगे तो वो एक सर्किल बना ले कर देंगे, तो उस सर्किल का जो डायमीटर है वो 60 मीटर दिया गया है। मतलब ये कि हमारे पास ये विंड टर्बाइन लगा हुआ है, यहाँ से एयर हमारे पास आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस ब्लेड को घुमाएगी तो ये सर्किल बन जाएगा, पूरा सर्किल बन जाएगा। तो ये जो सर्किल का डायमीटर है ये हमें दिया हुआ है 60 मीटर का।
फिर उसके बाद हमें एयर डेंसिटी बता दी रॉ 1.25। अच्छा अब देख लें हमारे पास के हमें इसमें कितना डेटा गिवन दिया है कि वेलोसिटी गिवन दी हुई है एयर की 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हाइट की बात नहीं है, क्योंकि ना इसमें हाइट की बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एयर यहीं जा रही है और यहीं पे इसमें चेंज आ रहा है, ये किसी हाइट पे नहीं लगा हुआ कि इतना नीचे वगैरह, क्योंकि एयर तो सिर्फ वेलोसिटीज़ की वजह से मूव कर रही है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमने इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले को चेक करना है कि किस वजह से इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो डायमीटर हमें 60 मीटर दे दिया, रॉ हमें पता है 1.25 है, मेंशन कर दिया। तो हमें ये पावर जनरेशन पोटेंशियल मालूम करनी है। अब ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इस फैक्टर की वजह से इसमें ये एनर्जी पर यूनिट मास होगी। तो हमें वेलोसिटी पता है, तो सिंपली हमने वेलोसिटी पुट करी तो हमारे पास ये आ गया 50 जूल पर केजी। फिर उसके बाद हमें मास फ्लो रेट निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए पावर जनरेशन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि मास फ्लो रेट इंटू एनर्जी पर यूनिट मास होगी। अब हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट मास हमने निकल ली, लेकिन मास फ्लो रेट हमें नहीं पता। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है अगर हमें पता हो तो? मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है रॉ ए वी। यहाँ जो वी है वो वेलोसिटी का है, ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है और डेंसिटी हमें पता है। अच्छा एरिया, एरिया क्या होगा इसका? सर्किल है तो एरिया इसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आर, इसका डायमीटर का आर, हम इसको हाफ कर देंगे तो आर आ जाएगा, या डायरेक्ट इसको डी कर दें, क्योंकि हमें पता है आर बराबर है d/2 के, तो हम इस आर की जगह d/2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। तो हमारे पास ये ए बी आ गया। तो सिंपली मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, रॉ हमें पता था 1.25 पाई/4 और डी स्क्वायर, तो हमें डी पता था 60, तो हमने 60 का स्क्वायर कर दिया, और वेलोसिटी हमें गिवन दी थी एयर की 10 मीटर पर सेकंड, तो वो भी पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास मास फ्लो रेट आ गया। अब मैंने इनको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करा और आंसर निकाल लिया, तो हमारे पास पावर जनरेशन पोटेंशियल भी आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ये क्वेश्चन था हमारे पास 2-10, चैप्टर 2 का 10 क्वेश्चन था। और नाउ चैप्टर 2 का 11 क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वाटर जेट है that leaves a nozzle at 60 मीटर पर सेकेंड एट अ फ्लो रेट ऑफ, जो जेट है वो वाटर दे रहा है, नोजल फ्लो 60 मीटर पर सेकेंड से, उसका एट अ फ्लो रेट ऑफ के मास फ्लो रेट जो है हमारे पास वो है 120 kg पर सेकेंड, इज टू बी यूज टू जनरेट पावर बाय स्ट्राइकिंग द बकेट्स लोकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ व्हील्स। अच्छा आपको पता है व्हील पैरामीटर मतलब थोड़े से जो है ना टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है कि हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम डेटाज वगैरह को भी जहन में रखते हुए, जी हमारे पास पैरामीटर हमें पता है क्या इसकी सर्कमफेरेंस वगैरह होती है। तो यहाँ पे जो है ना बकेट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे कोई जेट वगैरह लगा हुआ है जो नोजल से वाटर को स्ट्राइक करा रहा है इसके ऊपर तो इसकी वजह से इसमें रोटेशन आ रही है और ये घूमेगी मोटर, तो हमारे पास एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे कि हमें वेलोसिटी गिवन दी है 60 मीटर पर सेकेंड और फ्लो रेट गिवन दिया है 120 kg पर सेकेंड, मास फ्लो रेट गिवन दिया है ये हमारे पास दो डेटा गिवन है। तो सिंपली मैंने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। मालूम क्या करना है मुझे, पावर जनरेशन पोटेंशियल मालूम कर दिया पहले की तरह, सिंपली वही करेंगे। अब देखें इसके अंदर भी हाइट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहीं यूटिलाइज हो गई, ना कि जो है ना वाटर पहले यहाँ से नीचे आता रहा, अपनी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसके अंदर, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी मिस करता और फिर किसी टरबाइन पे स्ट्राइक करके फिर देता। लेकिन ये नई वेलोसिटी की वजह से ही इसको रोटेशन का कॉज बनेगा ये। तो सिंपली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी होगी जो ई मैक होगी। तो सिंपली बाकी दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे। मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दी 60 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 कर दिया 60 का स्क्वायर करके, तो हमारे पास ये आ गया एनर्जी पर यूनिट मास 1800 kg 1800 जूल पर केजी। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है कि मास फ्लो रेट, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर जनरेशन पोटेंशियल आ जाएगी। मास फ्लो रेट मुझे सिंपली गिवन दे दिया गया था, तो ये फार्मूला में मैंने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये यहाँ से 0.216 मेगावाट हमारे पास पावर जनरेशन पोटेंशियल आ गई। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन चैप्टर 2 का 12 है। तो 2 साइट्स आर बीइंग कंसीडर्ड
हमारे पास दो साइड हैं जिसको हमें कंसिडर किया गया है फॉर विंड पावर जनरेशन। हमें एनालाइज करना है दो साइड्स की विंड पावर जो जनरेट करती है उनका एनालाइज करना है। तो इन द फर्स्ट साइड द विंड पावर स्टेडली एट 7 मीटर पर सेकेंड फॉर 300 आवर्स पर ईयर। कि वो साइड है जो ब्लोज विंड ब्लोज होती है वहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड से 3000 आवर पर ईयर में। वेयर एज इन द सेकेंड, ये हमें टाइम दिया है, whereas in the second side the wind blows at 10 meter per second for 22 hours per year। इन दोनों साइड्स को हमें एनालाइज करना है। assuming the wind velocity is negligible at other times for simplicity determine which is better side for wind power generation। हिंट हमें दी गई थी कि note that the mass flow rate of air is proportional to the wind velocity। तो हमें mass flow rate से भी हमसे बताया गया कि वो प्रोपोर्शनल है विंड वेलोसिटी के, जो हमने इस फार्मूले से देख किया था कि मास फ्लो रेट जो विंड वेलोसिटी की वजह से प्रोपोर्शनल है। ये हमें इस फार्मूले से भी पता चलता है। तो हम पहले इसको V1 और ये सब्सक्रिप्ट से इनको अलग अलग कर लेंगे साइट की लोकेशन। तो पहली साइट की 7 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें दिया हुआ 3000 पर ईयर का, और साइड 2 की वेलोसिटी जो विंड है वहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका डेल टी से 2000 आर पर ईयर का। हमें डेल मैक 1 और 2 निकाल के फिर उनको एनालाइज करेंगे कि विच इज़ बेटर साइड फॉर पावर जनरेशन। तो साइड 1 की वजह ये विंड है, जाहिर सी बात है, एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी कोई नहीं होती एनर्जी, और इस इंटरनल एनर्जी वगैरह की वजह से भी कुछ नहीं होती। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्योंकि विंड की वेलोसिटी की वजह से ये ई मैक कॉज होती है। तो हम सिंपली इसको वेलोसिटीज़ को इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में साइड 1 की। तो हमने 7 मीटर पर सेकेंड थी विंड की स्पीड, तो हमने सिंपली इसको पुट कर दिया। तो हमारे पास जो एनर्जी पर यूनिट मास है वहाँ पे वो 24.5 जूल पर केजी होगी। अब हमें मास फ्लो रेट चाहिए क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास फ्लो रेट से जब हम एनर्जी पर यूनिट मास को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर जनरेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है सिंपली। अच्छा, अब हमें क्या पता है कि इसका फॉर्मूले में हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, एरिया पता होनी चाहिए, जो भी ब्लेड्स वगैरह थे उसका जिनसे स्ट्राइक हो रही है, और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब हमें वेलोसिटी पता है 7 और हमें डेंसिटी ऑफ एयर हमें इसमें गिवन दी गई, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है जो कि पिछले सवाल में भी गिवन दी गई थी। तो वो थी 1.2। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था इसके अंदर, टेक द एयर डेंसिटी ऑफ, तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है, ज़्यादातर इसमें नहीं गिवन दी थी। सो सिंपली हम इसको इस डेटा में पुट करेंगे। अब हमारे पास जो आंसर आया मास फ्लो के 8.75 एरिया इसका, तो मैंने ए से डिनोट करके रख दिया। अच्छा, अब हम इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि मास फ्लो रेट और एनर्जी पर यूनिट मास की, तो हमारे पास पावर पोटेंशियल आ जाए, पावर जनरेशन पोटेंशियल आ जाएगी, जो कि आ रहा है हमारे पास 214.4 एरिया का। ये ए है, एक वेरिएबल था। अच्छा, अगर हम अज्यूम कर दें कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों साइड के लिए हम एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें दोनों साइड के लिए गिवन नहीं दिया गया है। तो सिंपली हम इसको एज्यूम करेंगे कि 1 मीटर पर स्क्वायर का एरिया है। तो हम सिंपली 1 प्लग करके इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 214.4 वाट आ जाएगा और 0.214 किलो वाट आ जाएगी साइड 1 की पावर जनरेशन पोटेंशियल, पावर जनरेशन है। और साइड 2 के लिए जब हम निकालेंगे अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको पावर क्या बोला था हमसे, एज्यूम नोट क्या करना है हमें, डिटरमाइन विच इज़ बेटर साइड, तो विंड पावर जनरेशन। अच्छा, अब हमें पता है कि देखें एनर्जी, ये जो डॉट वाली फैक्टर है ये पावर जनरेशन का है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम के जो है मेरी वो पावर है कि मैं कितनी एनर्जी यूटिलाइज़ करता हूँ, मतलब उससे काम लेता हूँ कि यूनिट टाइम के अंदर, वो मेरी पावर है। तो सिंपली हमारे पास ये डॉट का मतलब पर यूनिट टाइम होता है। अगर हम इस फैक्टर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी, सही एनर्जी आ जाएगी ई मैक, इसके ऊपर डॉट नहीं होगा। डॉट का मतलब होता है कि वो पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। तो सिंपली जो मुझे टाइम गिवन दिया हुआ है मैं उससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा साइड 1 की पावर जनरेशन पोटेंशियल को।
तो सिंपली हमारे पास ये फार्मूला था, मैंने बताया था अभी इस फार्मूले को यहाँ पे डिवाइड हो रहा था कि ये बराबर होता है ई मैक डिवाइड बाई टाइम, तो डिवाइड का टाइम मैंने मल्टीप्लाई के लिए इधर लिया है। अब हमें पता है 3000 आर थे पर यूनिट ईयर था, तो सिंपली इसकी जो एनर्जी है किलोवाट थी 0.214 किलोवाट, और ये आर पर ईयर। तो सिंपली जब मैंने इसको मिलाया तो मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई 643.2 किलोवाट आर पर ईयर। इसकी ये जो है जनरेशन होगी एनर्जी की। अब साइड 2 के लिए भी सिंपली यही काम करेंगे कि इसके अंदर मैंने वेलोसिटी पुट कराई, क्योंकि वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसके अंदर ये एनर्जी थी। इस दूसरी साइड की जो है वेलोसिटी में जो गिवन दी थी विंड की वो 10 मीटर पर सेकंड दी थी, तो सिंपली मैंने 10 पुट करा तो हमारे पास ये आ गई इसकी एनर्जी पर यूनिट मास के 5 जूल के पर यूनिट मास थी या पर केजी। सिंपली मैंने इस फॉर्मूले में मास फ्लो रेट चाहिए, वही डेंसिटी एयर, सिंपली साइड 1 जैसा काम किया है बिल्कुल। फिर यहाँ से एरिया आ गया और एरिया को मैंने यहाँ पे भी एज्यूम कर लिया 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से जो मेरे पास पावर जनरेशन पोटेंशियल आई 625 वाट और 0.625 किलो वाट आ गई। फिर मैंने इसको डेल T2 जो गिवन दिया था, पहली साइड का दिया था 3000 आर पर ईयर और साइड 2 का दिया हुआ तो 2000 आर पर ईयर। तो सिंपली मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई 1250 किलो वाट आर पर ईयर। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि साइड कौन सी साइड जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है किस साइड्स के मुकाबले में। अपनी दूसरी तो ये प्रोड्यूस कर रही थी 643.2 किलोवाट आवर पर ईयर में, तो ये जो है प्रोड्यूस करी है 1250 किलोवाट आवर, तकरीबन इसकी डबल है। तो हमारे पास साइड 2 प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन साइड 1, हमने ये लास्ट में कोटेशन लिख दी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, बस 2 साइड्स में क्या करा है हमने सिंपली पहले एनर्जी पर यूनिट मास निकाल ली, फिर उसके बाद हमने मास फ्लो रेट को इससे मल्टीप्लाई कराना था। तो मास फ्लो रेट के फॉर्मूले को हमने देखा, मास फ्लो रेट के फॉर्मूले मैं मेंशन कर दूँ, एक ये डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो रेट, और एक ये फार्मूला है कि रॉ एरिया और ये वेलोसिटी है वी, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है और ये वेलोसिटी, ये दो फार्मूले हम अपने गिवन डेटा को देख के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, तो हम क्या उसको यूज़ करते हैं, कैसे चीज़ को हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली ये फार्मूला एलिजिबल लग रहा था, तो मैंने सिंपली इसको ये पुट करके इसमें से मास फ्लो रेट निकाला, एरिया को एज्यूम करके दोनों साइड का बराबर एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं कि आ रिवर फ्लोइंग स्टेडली एट अ रेट ऑफ 250 मीटर पर क्यूब पर सेकेंड इज कंसिडर फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। It is determined that a dam can be built to collect water and release it from an elevation difference of 50 meter to generate power. Determine how much power can be generated from this river water after the dam is filled. जब हम उसको फिल कर दें तो कितनी पावर से वो फिल करते हैं। A river flowing steadily at a rate of 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड पावर जनरेशन के लिए वो इस रेट से मूव कर रहा है। For a hydroelectric power generation, it is determined that a dam can be built to collect water and release it from an elevation, मतलब हाइट की बात कर दी एलिवेशन के वर्ड से। तो हमें पता है जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगी और बाकी दो फैक्टर जीरो हो जाएंगे। और डिफरेंस दे दिया हाइट का, हाइट भी गिवन दे दी 50 मीटर, तो सिंपली हमारे पास एनर्जी पर यूनिट मास तो आ जाएगी इस फॉर्मूले से। सिंपली हमने एच पुट करा, जी हमें पता है 9.81 और 0781 खैर पुट करते जो भी आया हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास 490.35 जूल पर केजी के इसकी पर केजी में इतनी एनर्जी होगी। फिर उसके बाद हमें पता है कि हम इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास तो आ जाएगी पावर जनरेशन पोटेंशियल, पावर जनरेशन आ जाएगी हमारे पास। तो उसके बाद हमने क्या करा, वॉल्यूम फ्लो रेट हमें गिवन दे दिएगा सवाल में, तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा फार्मूला मेंशन किया था मास फ्लो रेट का कि एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट हमें इस क्वेश्चन में गिवन दे दिया गया था, कितना गिवन दे दिया 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंपली मेरे पास यहाँ मास फ्लो रेट भी आ गया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आ गई पावर जनरेशन के। तो मैंने सिंपली इसको 2,40,000 को मल्टीप्लाई कराया 490.35, तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई 117.6 किलो मेगावाट। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें। ओके।